था कल कि क्रिएट टेबल कमांड जो हमारी होती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, दैट इज़ योर कमांड. सो क्रिएट टेबल कमांड के बाद आप एक टेबल का नाम देते हो विच शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर. देन आप सेम लाइन पे भी लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन पे भी जाके लिख सकते हो. क्या लिखेंगे? एट्रीब्यूट का नाम. एट्रीब्यूट के नाम के बाद वी हैव टू गिव द डेटा टाइप. एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी चीज़ है वो होती है कंस्ट्रेंट. इट इज़ ऑप्शनल. सो सिमिलर वे आई कैन गिव अगैन एंड अगैन. वी कैन गिव कंस्ट्रेंट्स एट 2 लेवल. इसे कहते हैं कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट. सारे कॉलम्स देने के बाद अगर आप कंस्ट्रेंट देते हो तो आप यहाँ सबसे नीचे दे सकते हो. दैट इज कॉल्ड टेबल लेवल कंस्ट्रेंट. सो वी कैन गिव इट एनीवेयर. फाइन, आपके सिलेबस में टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा दूंगी कि कैसे होता है. बट इस सबसे पहले समझना ये है कि भाई कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब क्या है ना. कंस्ट्रेंट देना है वो तो हम बात कर रहे हैं, पर कंस्ट्रेंट होता क्या है? किसी को पता है तो फटाफट से कमेंट में लिख के दिखाओ कि कंस्ट्रेंट क्या होता है. ठीक है. सो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? हम कहते हैं ना उसके अपने कंस्ट्रेंट्स थे इसलिए वो नहीं आ पाया. ठीक है, उसके अपने कंस्ट्रेंट्स थे इसलिए वो ये चीज़ नहीं कर पाया. सो कंस्ट्रेंट्स होती हैं रिस्ट्रिक्शंस. सो रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स आप किस पे लगा रहे हो? कॉलम्स पे. तो हम इसको क्या कहेंगे? रिस्ट्रिक्शंस imposed on a column of a table is constraint for that particular column. So उसे कहते हैं restrictions. ठीक है, कैसी restrictions? जैसे कि अगर आप किसी कॉलम के आगे यूनिक लिख देते हो. सो यूनिक इज अ कंस्ट्रेंट. ठीक है, इट्स अ कीवर्ड, इट्स अ कंस्ट्रेंट. यूनिक क्या कहता है कि भाई जिस कॉलम के आगे यूनिक लिख दिया, अब उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है. उसमें जो वैल्यूज है वो यूनिक होनी चाहिए. उसमें आपके पास सेम वैल्यू 2 बार नहीं आ सकती. जैसे कि ईमेल आईडी है ना. अब अगर मेरा ईमेल आईडी जो है वो किसी और का ईमेल आईडी नहीं हो सकता. सो मेरा ईमेल आईडी है, मान लो अंजलि computers@gmail.com. So nobody else can have the same email ID. 2 लोगों का email ID सेम नहीं हो सकता. और आज की डेट में हर किसी का email ID होता ही है, बट सेम किसी का नहीं होता. So that would be unique. अगला कंस्ट्रेंट है नॉट नल. ठीक है, नॉट नल का मतलब है कि खाली नहीं छोड़ सकते. अब जैसे हो सकता है किसी के पास ईमेल ना हो, सो वो नल आएगा उसकी जगह पे. नल का मतलब होता है नो वैल्यू एट ऑल. बट आप कहते हो कि नहीं जी, हर किसी का ईमेल कंपल्सरी है, होना ही चाहिए, तो हम उसके आगे नॉट नल कंस्ट्रेंट भी दे सकते हैं. दैट मीन्स कि इसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ये होना ही चाहिए. पर चलो, ईमेल फिर भी एक बार मान लिया कि किसी का नहीं है, पर डेट ऑफ बर्थ हर किसी का होता है ना. सो डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी ब्लैंक, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक. सो जो चीज़ें खाली नहीं हो सकती वहाँ पर हम कंस्ट्रेंट दे सकते हैं नॉट नल. तो यूनिक का मतलब क्या है? can't have duplicate values. ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है. किस तरह से आता है? Name the constraint that prevents the entry of duplicate value. Prevents the entry मतलब हम duplicate value enter कर ही नहीं सकते. तो उसका जो आंसर होगा वो होगा unique. ठीक है. So can't have duplicate values. Not null का मतलब है can't be left blank. हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते. ठीक है. एक आपके पास आ जाता है प्राइमरी की. सो प्राइमरी की जो है वो हम टेबल में एक ही बार यूज कर सकते हैं. यूनिक जितनी मर्जी बार यूज कर सकते हो, नॉट नल जितनी मर्जी बार यूज कर सकते हो. प्राइमरी की सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो. इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं. इट हैज टू बी यूनिक एज वेल एज नॉट नल. सो इट कांट बी लेफ्ट ब्लैंक एंड कांट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज. तो दोनों ही ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं. ठीक है, बट यू कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल. ठीक है. सो यूनिक हो गया, नॉट नल हो गया, प्राइमरी की हो गया. मैंने जो आपको थ्योरी के आंसर्स प्रोवाइड किए हैं उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है थ्योरी में कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन प्राइमरी की एंड नॉट नल एंड व्हाट इज द डिफरेंस. सिमिलर वे इट कैन बी आस्क्ड प्राइमरी की और यूनिक का. ठीक है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है. ऑब्वियसली आपको समझ भी आ ही रहा है, बट किस तरह से लिखना है वो मैंने आपको उसमें दिया हुआ है. अब वो थ्योरी आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे या आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी मिल जाएंगे चैनल के. ठीक है. इसके बाद एक कंस्ट्रेंट है चेक. ये माई एसक्यूएल में नहीं चलता है, ऑरेकल में चलता है, बट पता होना चाहिए थ्योरेटिकली चेक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है. सो चेक क्या करता है कि एक कंडीशन दे देते हैं हम इसके साथ. ये इस कंडीशन को चेक करता है. अगर वो कंडीशन मैच हुई तो डेटा आपके टेबल में इंसर्ट होगा, और अगर मैच नहीं हुई तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा.
मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर मैं मार्क्स ले रही हूँ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क्स बिटवीन 0 एंड 100 दे दिया। तो अगर मार्क्स 0 से 100 के बीच में है तो वो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, सो चेक क्या करता है, इट चेक्स अ कंडीशन इफ द न्यू वैल्यू जो हम एंटर कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं मैचेस द कंडीशन, इट इज एक्सेप्टेड। matches the condition, it is accepted, otherwise not। so otherwise वो उसको accept नहीं करता है। ठीक है, मैं भी आपको ये सारे लिख के दिखाऊंगी कैसे लिखते हैं टेबल में। सो ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ एंड राइट इट लेटर इन योर नोटबुक, जैसे भी आपको सही लगता है, बट ज़रूर इसको अपने हाथ से एक बार लिखना बेटा, अगर 35 चाहिए तो। ठीक है, और इसके बाद दो और कंस्ट्रेंट हैं, एक है डिफ़ॉल्ट और एक है फॉरेन की। अब डिफ़ॉल्ट किस लिए यूज़ होता है कि मान लो आपने किसी कॉलम की वैल्यू एक रो इंसर्ट करते हुए नहीं दी, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नल आ जाता है ना, कि भाई इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है का मतलब होता है नल। बट मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसमें अपने आप से ही कोई वैल्यू आ जाए। जैसे कि एक स्टूडेंट की स्कूल में एडमिशन हो रही है, अब अगर तो क्लास दी हुई है तो ठीक है, अगर क्लास नहीं दी हुई तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट ही नर्सरी आ जाए, है ना। सो वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। सो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज stored in the column if no value is given while inserting a record। so जब आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो उस टाइम पर अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है तो वो अपने आप से इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। और आखिरी कंस्ट्रेंट है फॉरेन की। सो फॉरेन की हम क्या होती है मैं आपको बता चुकी हूँ, तो फॉरेन की कैसे बनाते हैं वो भी हम करेंगे। सो फॉरेन की इज़ टू लिंक विद अनदर टेबल। सो आपको इस कॉलम को दूसरे टेबल के साथ लिंक करना है, तो उसके लिए आपका फॉरेन की कंस्ट्रेंट यूज़ होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम वही अपना स्टूडेंट टेबल बनाएंगे विद दीज कंस्ट्रेंट्स। सो मैंने बनाया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, राइट। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने ले लिया एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर क्या है, इंटीजर, एंड आई वांट कि एडमिशन नंबर शुड बी प्राइमरी की, तो मैं इसी के आगे ऐसे प्राइमरी की लिख दूंगी। सो एडमिशन नंबर इंटीजर प्राइमरी की, ये राउंड ब्रैकेट है आपकी। ठीक है, देन यू टेक नेम। नेम जो है वो होना चाहिए मेरा varchar 50 मान लो, एंड इट शुड नॉट बी ब्लैंक, खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं होना चाहिए तो आई शुड हैव नॉट नल। नॉट नल के बाद नेम हो गया डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ शुड बी ऑफ टाइप डेट, डेट ऑफ बर्थ भी ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, सो इट शुड बी नॉट नल। फिर मैंने क्लास ले ली, क्लास ले ली varchar 10। ज़रूरी नहीं होता कि हर कॉलम का कंस्ट्रेंट देना है, आप एक का दे दो बाकी में नहीं चाहिए तो मत दो। ठीक है, सो दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको कंस्ट्रेंट देना है नहीं देना है। जैसे कि मैंने यहाँ सेक्शन लिया, सेक्शन इज़ ऑफ सिंगल कैरेक्टर, सो मैंने कैर ले लिया और मुझे कोई कंस्ट्रेंट नहीं चाहिए तो मत दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंस्ट्रेंट देना ही देना है। ठीक है, ऐसे ही ईमेल आईडी अगर है हमारे पास तो मैंने यहाँ ले लिया varchar 50 एंड देन आई गिव यूनिक, कि ईमेल आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो ऐसे आप कोई भी कंस्ट्रेंट दे सकते हैं एंड देन एट द एंड यू पुट सेमीकोलन। ठीक है, जैसे अगर आपको यहाँ पे मार्क्स भी चाहिए होता तो आप कैसे ले सकते थे, मार्क्स इंटीजर। ये ऊपर वाली क्वेरी चलाओगे तो चल जाएगी, लेकिन चेक MySQL में नहीं चलता है, तो आप यहाँ पे चेक लिख सकते हैं एंड यू कैन राइट अ कंडीशन चेक मार्क्स बिटवीन 0 एंड 100। सो अगर वो इस कंडीशन से मैच करेगा तो ही इंसर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप ये दे दोगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि वो चेक को एग्जीक्यूट नहीं करता है। देयर इज सम प्रॉब्लम विद MySQL कि वो चेक कंस्ट्रेंट को लेता ही नहीं है। सो ये आपका प्रैक्टिकली नहीं चलेगा, बट ऊपर वाला आप चला के देख सकते हैं। मैंने चला के दिखाए हुए हैं ये सारे कंस्ट्रेंट्स, मैंने ये आपको एक एक कंस्ट्रेंट एग्जीक्यूट करके दिखाया हुआ है कि इसके बाद इंसर्शन में कैसे प्रॉब्लम आएगी, बट उसके लिए आपको डिटेल वाली प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। So all SQL commands I have executed and shown how do they work, ठीक है, but you have to watch the detailed playlist for that, okay। So ये तो हो गया भाई कंस्ट्रेंट कैसे देते हैं क्रिएट टेबल के टाइम पे।
अब कभी कभी टेबल बन जाता है, टेबल बना लिया, लेकिन उसके बाद याद आता है कि भाई ये कॉलम भी डालना था, या अच्छा ये कॉलम तो चाहिए नहीं था, ऐसे ही डाल दिया, या कंस्ट्रेंट डालना भूल गए, ठीक है। सो जो चीज़ें बाद में याद आती हैं स्ट्रक्चर में, वो आप कैसे करोगे? सो वी हैव अ कमांड कॉल्ड ऑल्टर टेबल। सो टेबल बना लिया, लेकिन बाद में याद आया कि भाई ये काम भी करना था, वो काम भी करना था, जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो कमांड होती है ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, और इसके बाद हम जनरली 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप, ठीक है। रीनेम, चेंज, ये सब भी होते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो यू हैव टू यूज ऐड, मॉडिफाई, ड्रॉप, एंड देन यू हैव टू राइट द कॉलम नेम एंड डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो मेजरली हम 3 काम कर सकते हैं ऑल्टर टेबल से। एक, आप कोई कॉलम पहले ऐड करना भूल गए, बाद में ऐड करना चाहते हो। सो अगर जैसे कि मेरे को एड्रेस कॉलम ऐड करना है, मैं पहले देना भूल गई, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, and the keyword I'm going to use is add. Add what? Add address. Data type क्या होगा? varchar 50. कोई कंस्ट्रेंट चाहिए तो इसी के आगे मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। सो आई कैन राइट add address varchar 50 not null. So I can write like that, ठीक है। सो इससे क्या होगा, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नाम, और उसका डेटा टाइप। सो इस तरीके से हम एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से डेटा है टेबल में, तो इस कॉलम में नल 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 आ जाएगा, वो आप फिर बाद में चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बाद में ऐड हुआ है ना, इसलिए। अब अगर मुझे कोई कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, जैसे मान लो कि मैंने ईमेल 50 दिया था, पर लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई 50 में तो ईमेल पूरी आ ही नहीं रही, 50 में ईमेल पूरी नहीं आ रही, तो क्या करेंगे, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई email varchar 100. So alter table student modify email varchar 100. तो ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से हमारे ईमेल का साइज अब 50 की जगह चेंज होकर 100 हो जाएगा। सो इट विल चेंज फ्रॉम 50 to 100, right? So this is how your alter table command works. Fine. कभी कभी होता है कि कॉलम चाहिए ही नहीं, अब डिलीट कराना है। सो डिलीट के लिए ध्यान रखोगे कि डिलीट वर्ड यूज़ नहीं करना। डिलीट वर्ड आपका यूज़ नहीं होता इन DDL कमांड्स। हमें क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉप। मुझे यहाँ पर सेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ लिख सकती हूँ ड्रॉप सेक्शन। मुझे डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डिलीट ही कर रहे हैं ना, तो डेटा टाइप बताने की क्या ज़रूरत है। तो आप सिर्फ लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप सेक्शन, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर हमें प्राइमरी की ऐड करनी है, डे 1 में बताया था मैंने आपको कि अगर हमें प्राइमरी की ऐड करनी है ऑल्टर टेबल से, तो उसकी क्या कमांड होगी। और सिमिलर वे, अगर हमें फॉरेन की ऐड करनी है ऑल्टर टेबल से, तो उसकी क्या कमांड होगी। तो आपका काम क्या है कि अगर तो आपको याद है तो फटाफट कमेंट्स में लिखो, ठीक है। और अगर आपको नहीं याद है तो डे 1 वाली वीडियो खोलो, देखो, और उसके बाद कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ। क्योंकि जो इतना एफर्ट करेगा ना, जो इतना एफर्ट करेगा, देखो जिसको या तो याद है, या जो इतना एफर्ट करने को तैयार है कि वो डे 1 में से जाके देखे और उसके बाद कमेंट में मुझे आंसर लिख के दिखाए, दैट मीन्स यू ट्रूली वॉन्ट टू गेट अ परफेक्ट 35 on 35। जो आलस कर गया कि यार कौन खोले डे 1 वहाँ से देख के यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा, भाई फिर आप भूल जाओ, ठीक है। जब मेहनत करने को तैयार नहीं हो तो 35 नहीं आ सकते, ठीक है। फिर तो आप अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रहे हो कि मुझे 35 चाहिए, पर आपको एक्चुअली में 35 नहीं चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं कौन कौन कमेंट्स में इसका आंसर लिखेगा। अब 2 कमांड्स और बची DDL में, वो है ड्रॉप टेबल एंड ट्रंकेट टेबल। सो आप ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम लिखते हो, या आप लिख सकते हो ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। फ़र्क क्या है दोनों में, दोनों डिलीट करेंगे, लेकिन ड्रॉप टेबल इज़ लाइक रिमूव द टेबल कम्प्लीटली फ्रॉम द मेमोरी। सो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट अगर मैं लिखती हूँ, तो पूरा का पूरा टेबल मेमोरी से रिमूव हो जाएगा, ना तो डेटा बचेगा ना ही स्ट्रक्चर। सो द कंप्लीट टेबल इज रिमूव्ड, कंप्लीट टेबल इज रिमूव्ड, कुछ नहीं रहेगा उसका, ठीक है। सो इट डिलीट्स द कंप्लीट टेबल, ना तो डेटा बचा ना स्ट्रक्चर। लेकिन ट्रंकेट टेबल क्या करता है,
इट डिलीट्स ओनली द डेटा, मतलब बिल्डिंग के अंदर से लोग निकाल दिए लेकिन खाली बिल्डिंग है, ठीक है। सो खाली बिल्डिंग अभी भी है, स्ट्रक्चर इज स्टिल देयर इन द मेमोरी, ताकि आपको जब दोबारा से डेटा इंसर्ट करना हो आप कर सकते हो। सो यू कैन इंसर्ट द डेटा अगेन इफ यू वांट। खाली टेबल बचेगा, लेकिन ड्रॉप टेबल से ऑल टुगेदर एवरीथिंग इज गॉन, पूरा का पूरा टेबल गया। हम किसी भी हालत में उसको वापस नहीं ला सकते। हमेशा याद रखेंगे कि जितनी भी DDL कमांड्स हैं वो ऑटो कमिट है। ऑटो कमिट, कमिट का मतलब होता है सेव करना। सो ऑटो कमिट का मतलब है कि जैसे ही हम एक DDL कमांड लिखते हैं वो सेव हो जाती है। आपके पास अंडू की कोई ऑप्शन नहीं होती, यू कैन नॉट अंडू, ठीक है। यू हैव टू डू द सेम थिंग अगेन। अगर मैं गलती से ड्रॉप टेबल स्टूडेंट लिख देती हूँ तो गया, डेटा भी गया, टेबल भी गया, मेरे को दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, फिर मुझे दोबारा से इंसर्ट करने पड़ेंगे डेटा। इट इज़ गॉन, इट इज़ परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। सो ये तो थी आपकी DDL कमांड्स, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। डे 4 में हम शुरू करेंगे DML के साथ, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो बिफोर आई लीव, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, अगर आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हुए, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब